हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स लेस क्राउडेड देयर। यानी कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति वो एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको टॉप के लोगों में आना है तो टॉप में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। वो गिने चुने लोग वो होते हैं जिन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं, एक्स्ट्रा प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। नियरली अ ईयर आफ्टर हिज इलेक्शन, बोल रहे हैं लगभग एक साल बाद जब उनके इलेक्शन हुए, मालदीव्स कौन है यहाँ पे रेफर कर रहे, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू, इनको रेफर किया जा रहा है। ठीक है, मेड हिज फर्स्ट बायलेटरल विजिट टू दिल्ली, तो उनके लगभग एक साल बाद अब उन्होंने पहली दफा हिंदुस्तान की बायलेटरल द्विपक्षीय मीटिंग के लिए दिल्ली आए हैं। ठीक है, सीन एज एन अटेम्प्ट टू मेंड फेंसेस विद दिल्ली। मेंड फेंसेस मतलब जो भी तनाव है, मतभेद है, उनको ठीक करना। तो इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये संबंधों को सुधारने का एक अगला कदम है। इंडिया वॉज नॉट his first bilateral destination, a tradition leaders of friendly neighboring countries observe। बोल रहे हैं हालांकि हिंदुस्तान क्या था, उनके जैसे वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद में इंडिया पहला कंट्री नहीं था जहां वो विजिट के लिए गए थे। जो कि अब तक क्या होता है कि आसपास के कोई भी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं या और भी कोई फ्रेंडली नेशंस हैं तो वो सबसे पहले हिंदुस्तान आते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे पहले हिंदुस्तान नहीं आया। Although Mr. Mizu and Prime Minister Narendra Modi met briefly at a summit in the UAE in December 2023, बोल रहे हैं हालांकि मिस्टर मीजू और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले ही यूएई में जब समिट हुआ था 2023 में, तब वहां पे थोड़े समय के लिए थोड़ी छोटी सी मीटिंग वहां पे वो कर चुके हैं, मीट कर चुके हैं। ही अटेंडेड मिस्टर मोदी स्वेरिंग इन जून, बोल रहे हैं उन्होंने मिस्टर मोदी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, जब उन्होंने पदभार शपथ ग्रहण करी, तब जून महीने में, तब भी वो आए थे, मिस्टर मिजू आए थे। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वर ओरिजिनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टर मिजूज प्रेसिडेंशियल कैंपेन। बोल रहे हैं हिंदुस्तान और मालदीव्स के बीच में जो तनाव है, मतभेद है, वो मिस्टर मीजू जब अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए भाषण वगैरह देते होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी हमारे प्रधानमंत्री या फिर बाकी जो मंत्री हैं वो जाते हैं अपने अपने कैंपेनिंग के दौरान में और वहां पे लोगों को, जनता को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, अपना जो मैनिफेस्टो उसके बारे में बताते हैं। तो उस टाइम पे जब मिस्टर मीजू प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए जा रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ बयान दिए होंगे। दैट वाज बिल्ट ऑन ऑपोजिशन इंडिया आउट कैंपेन, जो कि ऑपोजिशन का इंडिया आउट, इंडिया को बाहर करने का कैंपेन था, उसके ऊपर निर्भर कर रहा था, उसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो इस वजह से मालदीव्स के और हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हुए, क्योंकि मालदीव्स की जनता जो है वो हिंदुस्तान को वहां से बाहर करना चाहती है। तो जब ये समझ में आया हिंदुस्तान के लोगों को, तो हमारे और उनके रिश्ते खराब हो गए। फिर उसके बाद में उनके कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए कुछ कमेंट्स करे थे, जिसके बाद में हिंदुस्तान में बायकॉट मालदीव्स और हैशटैग लक्षद्वीप बेस्ट डेस्टिनेशन ऐसा करके टैग्स चल रहे थे, राइट, जिसका उद्देश्य ये था कि लक्षद्वीप को हम प्रमोट करें फॉर टूरिज्म इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव्स। ठीक है, next came a controversy that pitched tourism in Lakshadweep as an alternative to the Maldives following criticism of Mr. Modi by Maldivian ministers that led टू अ बॉयकॉट मालदीव। बोल रहे हैं इसके बाद में क्या हुआ, एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई जो कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने लगी, जब एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे मालदीव्स के जाने के बजाय कि आप लक्षद्वीप जाइए, जब मिस्टर मोदी का कुछ मालदीवियन मिनिस्टर्स ने क्रिटिसिज्म किया, तो हिंदुस्तान में बॉयकॉट मालदीव्स चलना लग गया। कैंपेन इन इंडिया, मिस्टर मीजो's decision to travel to Turkey, China and UAE before he came to India also rankled। और बोल रहे हैं
जो कैंपेन था हिंदुस्तान में वो बॉयकॉट मालदीव चलने लगा। मिस्टर मीजू का जो डिसीजन था कि वो टर्की जाएंगे, चाइना जाएंगे, यूएई जाएंगे हिंदुस्तान आने से पहले, ये भी रैंकल्ड मतलब खटक रहा। तो जो हिंदुस्तान के सपोर्टर्स हैं उनको ये फैसला भी खटक रहा था कि पहले हिंदुस्तान क्यों नहीं आए, पहले इन 3 देश क्यों जाकर आए। ठीक है। इवन एज मिस्टर मीजू said he would pursue a Maldives first policy, जबकि मिस्टर मीजू ने ये कहा है कि वो मालदीव्स को पहले रखकर इस तरीके की पॉलिसीज को अपनाएंगे कि मालदीव्स जो है वो सर्वोपरि है उनके लिए। क्रिटिक्स इन न्यू दिल्ली grew concerned over Mali's economic initiatives and defense pact with China, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो क्रिटिक्स थे वो इस बात के लिए चिंताजनक हो गए कि माले क्या है, मालदीव्स का एक आइलैंड नेशन है, मालदीव्स क्या है, आइलैंड्स का समूह है ना। तो वहाँ का एक आइलैंड है माले जो कि सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड भी है और ये वहाँ की कैपिटल भी है। तो वहाँ की इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनको देखकर हिंदुस्तान चिंतित हो गया और जिस तरीके से वो डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं चाइना के साथ में, उसको रोकने के लिए ये लोग यहाँ पे चले गए। एम इज द चेंज इन रजीम्स। तो बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली ने चिंता जाहिर करी जो माले की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके ऊपर और कुछ इनिशिएटिव्स लिए और डिफेंस पैक्ट जो उनका चाइना के साथ में हो रहा था उसको रोकने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए। एम इज द चेंज इन रिजिम्स इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अब जैसे जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में जब सरकारों में परिवर्तन आया, चेंज आया, उसी दौरान इंडिया हैज़ बीन अंडर सम फायर ओवर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष हो रहा है, थोड़ी सी टिप्पणियां हो रही हैं कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है, आप पहले अपने पड़ोसियों को रखते हैं उसके बाद खुद के बारे में सोचते हैं। फर्दर फ्यूल्ड बाय दिस परसीव्ड डिस्टेंसिंग फ्रॉम द मालदीव। और हालांकि इन सब से लेकर जब मालदीव्स के साथ में हिंदुस्तान ऐसा ही करना चाह रहा था तो उससे उनको थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ा, थोड़ा दूरी बनानी पड़ी। As Mr. Modi and Mr. Mizu held their first bilateral negotiations। अब जैसे कि मिस्टर मोदी और मिस्टर मीजू की पहली फर्स्ट बायलेटरल द्विपक्षीय नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, सम ऑफ द वर्क इन स्मूथनिंग देयर पाथ हैड बीन डन। तो थोड़ा बहुत उनके जो परेशानियां हैं, जो उनके संबंध हैं, उनको स्मूदन करने में थोड़ी बहुत कार्यवाही ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब कि जब दोनों ने मीटिंग स्टार्ट करी दैट मीन्स थोड़ा बातचीत करने आ गया है, तो ऑलरेडी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिश्ते को सुधारने की प्रयास कर रहा है। आफ्टर इंडिया एक्सीडेड टू मिस्टर मीजो's डिमांड दैट इंडियन ट्रूप्स स्टेशन इन द मालदीव सिंस 2012। बोल रहे हैं आफ्टर जब हिंदुस्तान ने ये बात मान ली, मिस्टर मीजू की एक डिमांड थी कि जो हिंदुस्तानी ट्रूप्स मालदीव्स में 2012 से टिके हुए हैं फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए, बी रिप्लेस्ड बाय टेक्निकल पर्सनल, उनको टेक्निकल टीम द्वारा, टेक्निकल लोगों द्वारा रिप्लेस किया जाए। और ये बात किसने डिमांड करी थी? मालदीव ने डिमांड करी थी और हिंदुस्तान ने क्या कि मान ली। बोथ साइड्स टर्न कोर्स, उसके बाद से दोनों ही देशों का रिश्ता जो है वो उन्होंने बदल दिया है, उन्होंने दोनों ही देशों ने अपने अपने ओपिनियंस हो गए, अपने अपने पॉलिसीज हो गई, वो बदल दी। with their foreign ministers exchanging visits and new joint projects being announced। और क्या बदलाव आया है कि दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं एक दूसरे के देश में जा रहे हैं और कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं और कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी घोषणा की गई है। India's decision to extend $100 million in SBI subscription for of Maldivian T-bills ट्रेजरी बिल्स। तो मालदीव की जो सरकार है उसके राजकोष के ऊपर बिल्स मतलब देनदारी, तो जो भी देनदारी हुई है उसके प्रति हिंदुस्तान ने $100 मिलियन जो है उनको दिए हैं। enabled Mali to make its debt service payments at a time। तो बोल रहे हैं इसकी वजह से जो मालदीव्स है वो अपने जो भी कर्ज थे उनको समय से चुका पाया। वॉज इन डेंजर ऑफ डिफॉल्टिंग, जो कि उस समय संकट की घड़ी में था, उनके पास में डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। मिस्टर मीजू हैज ऑल्सो softened his rhetoric and sacked the ministers who were critical of Mr. Modi। तो मिस्टर मीजू ने जो उनके शब्द थे, उनकी गलत बातें थी या गलत तो जो वो प्रचार कर रहे थे उसको भी उन्हें रोका और जो उनके मिनिस्टर्स मिस्टर मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको भी उनने बाहर निकाल दिया।
India's extension of 400 million in support and Indian 3,000 crore rupees in a currency swap arrangement has showed up Mali's record currency reserves. बोल रहे हैं जो हिंदुस्तान ने $400 मिलियन का उनको मदद की राशि पहुंचाई और उसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए जो है उनको करेंसी स्वैप करेंसी के एक्सचेंज में दिए। तो इससे क्या हुआ, माले के जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। The joint announcement of infrastructure projects, free trade agreements, and outline of vision statement on a comprehensive and maritime security partnership to be concluded indicate a change। तो बोल रहे हैं कि जो जॉइंट अनाउंसमेंट की गई है कुछ अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में, बोल रहे हैं कि ये जो अग्रीमेंट हुए जॉइंट ट्रेड करने के हो गए, फ्री ट्रेड के हो गए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो गए, ये एक रूपरेखा है जो हिंदुस्तान का विजन है किस चीज़ के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू बी कंक्लूडेड इंडिकेट अ चेंज। जो हिंदुस्तान का विजन है कि दोनों देश मिलजुल के एक क्या करेंगे, व्यापक तौर पे मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे। तो बोल रहे हैं ये सब जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, चाहे मिलजुल के मैरीटाइम पार्टनरशिप करें, सिक्योरिटी पार्टनरशिप करें, या फिर दूसरे कुछ फैसले जैसे कि फ्री ट्रेड हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ये सब जो है बदलाव को दर्शाते हैं। इन मुंबई एंड बेंगलुरु मिस्टर मीजो a strong case made a strong case for return of इंडियन टूरिस्ट टू प्रीवियस लेवल्स। बोल रहे हैं मिस्टर मीजू ने मुंबई और बांग्लादेश के दौरान में गए, उनके टूर के दौरान में, उनके वहाँ की विजिट के दौरान में एक बहुत ही स्ट्रांग बात कही कि इंडियन टूरिस्ट जो हैं अब वापस से उसी स्तर से मालदीव्स की तरफ आएंगे एंड ऑफर्ड मोर एवेन्यूज फॉर इंस्पेक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नए नए वहाँ पे आयाम खुलेंगे इन्वेस्टमेंट के और एम्प्लॉयमेंट के। द टर्न अराउंड इज अ वेलकम न्यूज। अब ये जो बदलाव आया है ये एक स्वागत करने योग्य कदम है, गिवन द हिस्टोरिक रिलेशनशिप एंड शोज हाउ सेंसिटिव एंड subtle diplomacy can surpass muscular posturing and brash statements। बोल रहे हैं कि ये जो बदलाव आया है ये बहुत ही वेलकमिंग कदम है, अच्छी खबर है, ठीक है, स्वागत करने योग्य खबर है। और ये अगर हम इतिहास को देखें, जो पिछला हमारा रिलेशन रहा है उनको देखें, तो एक बात तो साफ स्पष्ट होती है कि अगर हम मस्कुलर पोस्चरिंग का मतलब होता है कि जो अपना आंख दिखाना या फिर ज़्यादा गुस्सा दिखाना ना, या फिर ज़्यादा अपना अकड़ दिखाना, अगर हम ये सर्टेन लेवल से ज़्यादा करते हैं या फिर ब्रैश स्टेटमेंट्स देते हैं तो डिप्लोमेसी बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही सटल है, एकदम से परिवर्तित हो सकती है। This also allows the natural logic of close geography to reassert itself, which has ensured that India is always, as Mr. Modi put it, the first responder for the Maldives in times of need। बोल रहे हैं कि इसने एक और नेचुरल लॉजिक जो है उसको भी काम करने के लिए प्रेरित करा, और वो क्या था, क्लोज ज्योग्राफी। अब क्लोज ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि क्योंकि हम मालदीव्स के पास में हैं, अगर मालदीव्स में कोई भी घटना होती है तो हम सबसे नियरेस्ट होंगे उन तक पहुंचने वाले, जो जल्द से जल्द उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मिस्टर मोदी जैसे कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर मालदीव्स के लिए उनकी ज़रूरत के समय में, तो हमें फिर ना मतलब एक सेंसिबल सी बात है कि सबको ही इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए, ठीक है। Which of the following reasons is the most likely cause of tensions between India and the Maldives as per the passage? तो सबसे जो पहला रीजन जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिश्ते खराब हुए वो क्या था कि उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान में उन्होंने आउट इंडिया को बाहर करने की बात कही थी। तो मिस्टर मीजूज डिसीजन टू प्रायोरिटाइज अ मालदीव्स फर्स्ट पॉलिसी। तो देखो अगर वो ये फैसला लेते हैं कि वो अपने देश को पहले रखेंगे तो हम इसके बात पे उनसे नाराज नहीं हो सकते, ठीक है, इस बात पे हमारे रिश्ते हम खराब नहीं कर सकते
क्योंकि हर देश की प्रायोरिटी उनके खुद के देश के नागरिक ही होते हैं। ठीक है, हर देश जो है वो दूसरे की मदद तभी, यार आप खुद डूब रहे होंगे, आप दूसरे की मदद करने कैसे पहुंच जाएंगे, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद की मदद करो, खुद के लोगों को स्टेबल करो, उसके बाद आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। राइट, तो ये इनकरेक्ट है। द इंडिया आउट कैंपेन ड्यूरिंग मिस्टर मीजूस प्रेसिडेंशियल कैंपेन, इंडिया, तो जो इंडिया को बाहर करने की बात की जा रही थी उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान में, वही मुख्य कारण था इस तनाव का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about India's diplomatic approach towards the Maldives under Mr. Mizo's presidency? तो हिंदुस्तान का क्या डिप्लोमेटिक अप्रोच रहा है मालदीव्स के प्रति, तो वो हमारा नेशन, मतलब हमारा पड़ोसी राज्य है, तो हम जाहिर तौर पर उनकी मदद करेंगे। लेकिन जब मिस्टर मीजू की पॉलिसीज की वजह से यहाँ पे तनाव हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई, तो हिंदुस्तान ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम आप जैसा बोलोगे हम उस हिसाब से, जैसे उन्होंने बोला था कि आप अपने यहाँ से ट्रूप्स हटा लो, तो हिंदुस्तान ने भी उनकी बात को मान दिया, उनको बोला ठीक है हम हटा लेते हैं। तो इंडिया अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग डिप्लोमेटिक अप्रोच, बिल्कुल करेक्ट है, उनकी अप्रोच फ्लेक्सिबल रही, वो लचीली रही, जैसे जैसे वहां से जिस तरीके के रिश्ते बनते हैं उस अकॉर्डिंग हमने अपनी अप्रोच चेंज करते रहे, और अकोमोडेटिंग रही, सहयोग करने वाली रही। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन एग्रेसिव है, आक्रामक है, नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी नहीं है, डिप्लोमेटिक है, बिल्कुल डिप्लोमेटिक है। यहाँ पे हिंदुस्तान और मालदीव्स के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में जोर दिया गया है, उनके बारे में बात की गई है, और ये जोर दिया गया है कि आप यहाँ पे अपना पर्सनल नाराजगी नहीं जता सकते, आपको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को महत्व देना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what does the natural logic of close geography refer to in the context of India-Maldives relationship? तो close geography का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि भाई अगर मालदीव्स में कुछ भी होता है तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे ना, हम सबसे पहले उन तक पहुंचेंगे मदद करने के लिए। द जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी that makes India a natural first responder for Maldives needs, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सरपास, सरपास का मतलब होता है किसी चीज से आगे निकल जाना, किसी तय सीमा से, तय मानक से आगे निकल जाना। ठीक है, सेंसिटिव एंड सटल डिप्लोमेसी कैन सरपास मस्कुलर पोस्चरिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेल, एक्सेल मतलब आगे निकल जाना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच, मैच मतलब उससे मेल खाना, वीकन मतलब कमजोर करना, सपोर्ट मतलब उसको महत्व देना, उसको सपोर्ट करना, उसको प्रेरित करना, किसी चीज को प्रेरित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक्सेल इज करेक्ट। पैराजिम्बो का क्वेश्चन है, आई वंडर इफ एडल्ट्स एक्चुअली रीड दिस स्टफ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बड़े लोग वाकई में इस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं। रिसेंटली आई डिस्कवर्ड अ काइंडेड सोल, हाल फिलहाल में मुझे मेरे जैसा ही एक आदमी दिख गया, मिल गया, जो ऐसा ही सोचता है। The English writer Gough Dare, who said, "Where Eagle's Dare is unreadably bad in spite of its narrative allure." और ये दूसरा व्यक्ति जो इनकी तरह सोच रखता था वो कौन था, इंग्लिश राइटर गोएफ डायर, जिन्होंने कहा कि वेयर ईगल्स डेयर एक बुक का नाम होगा, ये अनरीडेबली बैड इन स्पिरिट है, यानी कि ये अच्छी बुक नहीं है, इसकी जो मंशा है या कहानी है या उद्देश्य है वो अच्छा नहीं है। ऑफ इट्स नैरेटिव एल्योर, बजाय इस बात के कि उसका जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा रोचक है। ठीक है, इसके बावजूद वो अनरीडेबल है। We regretted there were no school exams in on the complete works of Maclean, बोल रहे मैकलेन के जितना भी काम है उसके ऊपर कोई भी स्कूल एग्जाम नहीं था, इस बात का हमें अफसोस था। In my school days, when reading an entire series of thrillers or spy novels was good etiquette, एलिस्टेयर मैकलेन सप्लाइड बोथ जॉनर्स, बोल रहे हैं मेरे स्कूल के दिनों के दौरान में जब किताबें पढ़ना, वो भी थ्रिलर या फिर स्पाई नॉवेल्स पढ़ना, और ये अच्छी बात माना जाता था, उस समय पे एलिस्टर मैकलेन करके कोई राइटर होंगे, वो दोनों ही जॉनर्स, वो थ्रिलर्स में भी काम करते थे, थ्रिलर्स में से बुक लिखते थे और स्पाई नॉवेल्स भी लिखते थे। बट even as we were slicing through the obverse, many
of us were aware that Maclean could be thrilling and unreadable, predictable and surprising. बोल रहे हैं और जब हम अवेयर मतलब क्या होता है, इस पूरे म्यूजिक या आर्ट या लिटरेचर का जो काम है उसके थ्रू, तो जब हम इस पूरे काम के मैक्लियन का जो राइटिंग का जॉनर था या उसकी जो बुक्स थी उसके थ्रू स्लाइस करेंगे मतलब उसको डाइसेक्ट करेंगे, यानी कि उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे. मैनी ऑफ अस वर अवेयर, हम सब में से कई लोगों को ये पता था कि मैक्लियन थ्रिलिंग के साथ साथ में अनरीडेबल भी हो सकता है, प्रेडिक्टेबल के साथ साथ में सरप्राइजिंग भी हो सकता है. Was I, as a second and third former at grammar school, firmly in the midst of the Maclean buying demographic? बोल रहे हैं क्या मैं दूसरे और तीसरे साल का छात्र, किस चीज का, ग्रामर स्कूल का, क्या मैं मैक्लेन की खरीद करने वाले जो लोग थे उस भीड़ का हिस्सा था. तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उन कुछ लोगों में था या उन लोगों में से शामिल होता हूँ जो इन राइटर की बुक्स खरीदा करते थे, या जो इन राइटर को, जो बुक्स विक्रेता है वो हमें टारगेट किया करते थे, तो क्या हम उनकी टारगेट ऑडियंस थे, ये वो कहना चाह रहे हैं. तो अब देखो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्कूल डेज से कोई बात की स्टार्ट कर रहे हैं, पुराने एक दिन को याद कर रहे हैं कि जब हम स्कूल में थे तब हम ऐसे पढ़ते थे. ठीक है, तो क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा. और फिर क्योंकि हम वो पूरी बुक्स पढ़ते थे तो हमें इस चीज़ का अफसोस था कि क्यों इसके अंदर कोई भी एग्जाम्स नहीं होते थे. ठीक है, तो क्यों के बाद में क्या आएगा, पी, सेकंड पॉइंट. एस स्टेटमेंट सबसे एंड में आएगा, जब वो पूरी बुक पढ़ते थे, उस बुक के बारे में बता रहे हैं, तो फिर अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि क्या हम बस उसी भीड़ का हिस्सा थे जिसको इनकी जो ऑडियंस को टारगेट किया जाता था, इनके जो सेलर्स थे उनके द्वारा टारगेट किया जाता था, क्या हम उस भीड़ का हिस्सा थे. तो बोल रहे हैं कि क्योंकि सेकेंड और थर्ड ईयर में आके मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, और उसके बाद में हम, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, फिर भी उस बुक के ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता था, शायद होते तो शायद ये बहुत अच्छे नंबर लाते. फिर आएगा, लेकिन अगर हम उनको स्लाइस करते हैं पूरे बुक्स को, तो हम में से कई लोगों को इस बात का साफ स्पष्ट पता है कि मैक्लेन थ्रिलिंग के साथ साथ अनरीडेबल, प्रिडिक्टेबल के साथ साथ सरप्राइजिंग भी होते हैं. ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. इसके बाद में आएगा कि क्या मेरे को अक्सर ये सोचने में आता था कि क्या बड़े लोग भी इस तरीके का स्टफ पढ़ते हैं, क्योंकि जब बच्चे थे, स्कूल डेज की बात करें तो वो बच्चे थे, तभी वो अडल्ट्स के बारे में सोच रहे होंगे ना. अब तो वो खुद अडल्ट हो चुके हैं, अडल्ट बोल ले या फिर ग्रोन अप बोल ले. ठीक है, अब वो खुद बड़े हो चुके हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या मैं सोचता था कि क्या बड़े लोग भी इस तरीके का स्टफ पढ़ते हैं. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. और फाइनल पॉइंट आएगा कि मैं क्या सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र के तौर पे उस भीड़ का हिस्सा था जो इनकी किताबें पढ़ा करता था या खरीदा करता था. सो ऑप्शन 5. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू पी आर ओ एस. अब क्यू से दो स्टेटमेंट स्टार्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. ऑप्शन आर और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है. क्यू पी आर, क्यू एस आर, एस तो हमारा लास्ट में आएगा ना, तो क्यू पी आर ओ एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. माई मदर हैड जस्ट रीच्ड डबल माई एज. मेरी माता श्री जस्ट अभी अभी उस एज पे पहुंची हैं जो मेरे से दोगुनी है. एट द डिनर पार्टी के दौरान पे वन ऑफ माई रिलेटिव्स गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस. मेरे एक रिलेटिव ने मुझे एक सलाह दी. आफ्टर समवन टर्न्स 50, उन्होंने कहा कि अगर जब कोई 50 का हो जाता है, यू स्टार्ट काउंटिंग देयर एज बैकवर्ड्स, तो तुम्हें उनकी उम्र अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए उनकी उम्र की. दैट मीन्स वंस यू टर्न 50 यू आर वेरी क्लोज टू योर डेथ, और यू आर वेरी क्लोज टू द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर. ठीक है, एंडिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ योर लाइफ, तो फिर आप उल्टी गिनती शुरू करें. Recently, my family and I celebrated my mother's 50th birthday and a few months ago I turned 25. बोल रहे हैं हाल फिलहाल में मेरी फैमिली ने और मैंने मिलके मेरी माताश्री का 50वां जन्मदिन मनाया, और अब से कुछ ही महीने पहले मैं 25 साल की हुई थी. तो ये 25 और 50 डबल हो गया ना एज. तो जब इसके हुए थे तभी आप बताएंगे कि मेरी माताश्री डबल एज की हो गई, और उसी पार्टी में आपको किसी ने सलाह दी थी कि 50 के जब हो जाए तो फिर भाई आप बैकवर्ड गिनती शुरू करें. तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन सी. ठीक है, फिर इससे जुड़ा हुआ क्या है, एज से जुड़ा हुआ कि मेरी मम्मा डबल एज की हो गई अब मेरे से, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट.
थर्ड जो पॉइंट आएगा, देखते हैं डी को, आई गेस दैट्स ट्रू, मेरे ख्याल से ये बात सच भी है। लाइफ डज हैव अ रिवर्स गियर, जिंदगी में वाकई एक रिवर्स गियर होता है, एंड इट टिपिकली किक्स इन अराउंड 50, और इसकी शुरुआत लगभग 50 साल पे होती है। तो ये 50 पे किसी ने पार्टी में जो एडवाइस दी थी उसी के बारे में उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्व किया, राइट, तो फिर वो आगे बात कर रहे हैं। तो पहले किसी ने एडवाइस दी, उसके बाद उनने खुद भी ये माना कि हाँ शायद 50 के बाद ही हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, CABD, CABD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, बोल रहा है आज की इस तेज भागती और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से भरी हुई दुनिया में डैश इज क्रूशियल टू डिस्कनेक्ट ओकेजनली फॉर द सेक ऑफ आवर हेल्थ। इट इज क्रूशियल हो सकता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत के लिए इस टेक्नोलॉजी से, इस भागदौड़ से थोड़ा अलग हों, ठीक है, ताकि हमारी सेहत अच्छी रह जाए। अब होता क्या है, सुबह उठ के आप फोन देखने बैठ जाएंगे, फोन साथ में लेके बैठ जाएंगे सुबह उठ के, उसके बाद रात तक कोई ना कोई गैजेट आपका चार्ज हो रहा होता है, कोई ना कोई गैजेट आप यूज़ कर रहे होते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कंप्यूटर में बैठे होते हैं, इसलिए कई लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत, कई लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो फिर शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ऑफिस में टारगेट्स कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें चली हुई हैं, राइट। तो हमारी हेल्थ के लिए हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा टाइम के लिए दूर भी होना चाहिए। डैश एक्सपोजर टू स्क्रीन्स एंड डिमांड्स ऑफ द डिजिटल एरा कैन लीड टू स्ट्रेस। प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है कि बड़े लंबे समय तक अगर आप स्क्रीन्स के सामने रहेंगे, और जो डिजिटल एरा की डिमांड्स हैं ये स्ट्रेस, एंजाइटी को न्योता दे सकती हैं, एंड रिड्यूस वेलबींग, और हमारी सेहत जो है, अच्छी सेहत जो है वो खराब हो सकती है। Taking time to unplug and engage dash activities that promote relaxation, बोल रहे हैं अगर हम थोड़ा समय लेते हैं खुद को अनप्लग करने के लिए उनकी इन सब एक्टिविटीज से दूर रहने के लिए, और उन एक्टिविटीज में इंगेज होने के लिए जो कि रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं, सच एज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, जैसे कि नेचर के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में पिकनिक पे जाना, कोई बुक पढ़ना, किसी को किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी अच्छी लग सकती है। नेचर डैश हॉबीज और सिंपली इंजॉइंग क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस, कोई हॉबी करना या फिर केवल और केवल एक बड़ा साधारण सा काम कि आप अपने लव्ड वन, अपने प्रियजनों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर रहे हैं। अलाउज अस टू रिचार्ज, इससे हम रिचार्ज हो जाते हैं। फाइंड बैलेंस, हमें एक बैलेंस मिल जाता है, जो हमें ज़रूरत होती है एक ब्रेक की, वो ब्रेक मिल जाता है। एंड डैश आर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एंड इज गुड हो सकता है, या ये अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए नेसेसरी हो सकता है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, यानी कि उसकी ज़रूरत क्या है वो बता रहे हैं। चलिए चलते हैं। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड डैश इज क्रूशल, दैट इज क्रूशल, दैट मतलब वो क्रूशल है, तो यहाँ पे किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं लिया गया। दिस, क्या दिस तो तब आएगा ना जब पहले से ही कुछ आपने बताया होगा, राइट। तो पहले से तो हमने कुछ नहीं बताया। दीज भी तभी आएगा जब दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, वो चीज जो पहले मेंशन की गई है। इट, तो ये जरूरी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश एक्सपोजर टू स्क्रीन्स and the demands of the digital era can lead to stress. sporadic का मतलब होता है छोटा मोटा, छुटपुट। interrupted मतलब बीच बीच में बाधित। constant निरंतर, तो बोल रहे हैं कि अगर हम निरंतर स्क्रीन्स को देखते रहेंगे और डिजिटल एरा की जो डिमांड है उसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो जाता है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक या फिर इररेलेवेंट या गैर जरूरी। सो ऑप्शन सी कांस्टेंट इज करेक्ट। टेकिंग टाइम टू अनप्लग एंड इंगेज डैश एक्टिविटीज, इंगेज टू एक्टिविटीज में आप टू नहीं होते, एक्टिविटीज में आप इन एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, तो इनटू नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा, इन एक्टिविटीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेकिंग टाइम टू अनप्लग एंड एंगेज इन एक्टिविटीज दैट प्रमोट रिलैक्सेशन सच एज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर डैश हॉबीज।
चेजिंग, चेजिंग मतलब किसी चीज को हासिल करना, किसी के पीछे भागना। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब किसी का पीछा करना। कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग मतलब कुछ बनाना, निर्माण करना। और परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब कुछ चीज को आप प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ गतिविधि या शौक में आप भाग ले रहे हैं, उसमें उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि उन हॉबीज में भाग लेना जो आपको पसंद हो। सो परस्यूइंग हॉबीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Pursuing hobbies or simply enjoying quality time with loved ones allows us to recharge, find balance and dash our mental and physical health. And underscore, underscore मतलब हाईलाइट करना। तो यहाँ पे हाईलाइट करने की तो बात नहीं करी। फोकस, फोकस मतलब पूरा ध्यान केंद्रित करना। प्रिसीड, प्रिसीड मतलब किसी से पहले आना। और प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब किसी को ज्यादा महत्व देना। तो हमारे बैलेंस बनाना और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को महत्व देना ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टोइक का एंटोनिम बताना है। स्टोइक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उदासीन, बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग, अनइमोशनल। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? खुश, राइट। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग करना। टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब किसी को आपने सहन कर रहे हैं, सहन शक्ति है। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा उदासीन है, तो सिनोनिम हो गया। और फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। काम, काम का मतलब होता है शांत। शांत का एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट है इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब किससे प्रभावित होना। तो ये तो यहाँ पे काम का एंटोनिम नहीं है। अपसेट, अपसेट मतलब दुखी होना। तो काम है मतलब शांत है, या फिर आप खुश हैं, या फिर बहुत ही नॉर्मल है, चिल्ड है। लेकिन अपसेट, दुखी, तो इसका एक इमोशन ट्रिगर हो जाता है ना। अर्बन मतलब शहरी, और क्वाइट मतलब शांत। यानी कि ऑप्शन बी, अपसेट इज द करेक्ट एंटोनिम टू काम। There was some drawing pins in my desk. There was नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ना, तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। अगर पास्ट की बात होगी तो वर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं देयर सम है, देयर हैज सम है, देयर इज सम है, देयर आर सम है। तो यानी कि प्रेजेंट में लिखा गया है देयर आर सम ड्रॉइंग पेन्स इन माई डेस्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाईलाइटेड वर्ड का एंटोनिम बताना है। हिज फादर वार्नड हिम नॉट टू यूज वल्गर लैंग्वेज एट होम। वल्गर मतलब अभद्र भाषा, अश्लील भाषा, गंदे शब्द। तो बोल रहे हैं उनके पिताजी ने उनको चेतावनी दी कि आप इस तरीके की गंदी भाषा यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब वल्गर का एंटोनिम क्या होएगा? फर्स्ट है डेकोरस, डेकोरस का मतलब होता है शिष्ट, बहुत ही आदरणीय, रिस्पेक्टफुल, रिफाइंड, प्रॉपर। इम्पर्वियस, इम्पर्वियस का मतलब होता है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइसेंटियस, लाइसेंटियस का मतलब होता है अनैतिक। और रिबाल्ड का मतलब होता है अश्लील। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डेकोरस इज करेक्ट। विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस एंड स्टैग्नेंट सैलरीज ही इज डैश। बोल रहे हैं बढ़ते हुए मार्केट प्राइस और ठहरी हुई तनख्वाहों के बीच में ही इज डैश बीटिंग द रैप। बीटिंग द रैप मतलब सजा से बचना। फीलिंग द पिंच, फीलिंग द पिंच मतलब उनको आर्थिक कठिनाई का कुछ अनुभव हो रहा है। तो मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सैलरीज उतनी की उतनी है, तो उनको आर्थिक संकट का पता चल रहा है ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। गेटिंग इट ऑफ द चेस्ट, अपनी सीने से कुछ चिंता व्यक्त करना जिससे आपका भार हल्का हो जाए। टेकिंग अ ब्रेक यानी कि विश्राम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फीलिंग द पिंच इज करेक्ट। Shelley was very happy while I accepted her invitation to her birthday party. अब यहाँ पे अपने while के लिए करेक्ट या फिर मीनिंगफुली जो यहाँ पे सेंटेंस में फिट होता है उसको आपने यहाँ पे फिट करना है। तो शैली बहुत हैप्पी थी जब मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करा बर्थडे पार्टी का। तो वो खुश थी, वाइल मतलब उस दौरान में। तो उस दौरान में खुश नहीं थी, वो तब खुश थी जब मैंने उसका मीटिंग का इनविटेशन, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट करा। तो व्हेन मतलब तब, जब। सो ऑप्शन ए व्हेन इज करेक्ट। ही हैज डैश विजन बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो जब आप बीमार हैं तो आपका विजन क्या होगा? धुंधला हो जाएगा। धुंधले होने को क्या बोलते हैं? ब्लड। तो ही हैज ब्लड विजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अस्पष्ट, जो कोई चीज हो, अनक्लियर हो। अनफोकस मतलब अस्थिर। और फेडेड मतलब जो हल्की पड़ गया हो, जिसका रंग जो है वो हल्का पड़ गया हो, फीका पड़ गया। तो ऑप्शन ए ब्लड इज करेक्ट। The stone was also said to have occult powers.
ओकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, बोल रहे हैं उस स्टोन में से माना जाता है कुछ सीक्रेट पावर्स है। अब एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल का मतलब है कि जो आप पूरी तरीके से अभी तक समझ नहीं पाए हैं या पूरी तरीके से जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है सीक्रेट। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट। और इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे तो कुछ सीक्रेट पावर है जो क्लियर नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल साफ स्पष्ट है, सबको पता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एब्सर्ड, एब्सर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है। फर्स्ट है सडन, सडन मतलब अचानक, तो अचानक तो एब्सर्ड से नहीं रिलेट कर रहा। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम है, अपने मन से जो मर्जी उठा लो, ठीक है। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़, एकदम गहरा। और इरैशनल मतलब जिसका कोई तर्क नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है, ठीक है, तर्कहीन है। सो ऑप्शन डी is the synonym for absurd. The common masses have waited for 3 hours to meet the king in the royal court. बोल रहे हैं जो आम जनता है उन्होंने 3 घंटे तक विश्राम वेट किया है कि वो जो रॉयल किंग हैं, जो राजा हैं, उनसे रॉयल दरबार में, राज दरबार में मिल सके। तो कॉमन मासेस हैव वेटेड फॉर, उन्होंने वेट किया था 3 घंटे तक, या हैव बीन वेटिंग फॉर, अभी तक 3 घंटे से वो वेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा? हैव बीन। विल वेटिंग, वो वेट करेंगे, वेट करेंगे नहीं, विल हैव बीन वेटिंग, वो कर रहे हैं अभी तक वेट। सो अभी तक उनको वेट करते 3 घंटे हो गए। बी इज करेक्ट। शी अंडर द इल्यूजन दैट शील गेट द जॉब। अब यहाँ पे इल्यूजन का हमें इम्प्रूव फॉर्म, यानी कि जो इस स्टेटमेंट को बेहतर कर सके वो लिखना है। तो इल्यूजन क्या यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है किसी को आपने मेटाफरिकली लिखा है, रेफर किया है, वो होता है इल्यूजन। लेकिन यहाँ पे भ्रम की बात की जा रही है और भ्रम होता है इल्यूजन, ठीक है। तो शी इज अंडर द इल्यूजन, वो इस भ्रम में है कि उसको जॉब मिल जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है कि जब मान लो आप कुछ परेशान हो तो आप कुछ चीजें देखने लग जाए, आपको कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगे। विजन, विजन मतलब आपकी जो देखने की शक्ति है। और अनरियलिटी यानी कि जो हकीकत नहीं है। सो ऑप्शन ए इल्यूजन इज करेक्ट। आई डोंट लाइक डर्टी कार्स, मुझे डर्टी कार्स, गंदी कार्स पसंद नहीं है। सो यू शुड कीप इट डैश, तो इसलिए तुम्हें उसको साफ रखना चाहिए। सो सिमिलर, सिमिलर मतलब उसको वैसा ही रखना चाहिए। शैबी, शैबी मतलब गंदा रखना चाहिए। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल साफ रखना चाहिए। न्यू मतलब नया रखना चाहिए। तो नया आप नहीं रख सकते पर आप उसको साफ रख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Mr. Sengupta's complaint to higher authority was only a red herring. herring. तो रेड हेरिंग का मतलब बाट से भटकना। जो मिस्टर सेन गुप्ता ने हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करी है वो केवल मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। क्लेवर ब्लफ मतलब बात से भटकाना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्करेजिंग एक्ट, किसी को निराश करने वाले काम। कैंडिड कन्फेशन, एक खुला कन्फेशन है। फॉर्चुनेट एविडेंस, वो सौभाग्यपूर्ण एक तथ्य है, एक एविडेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्लेवर ब्लफ इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।